हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए टीजीटी साइंस की एनसीईआरटी सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी। यदि आप टीजीटी लेवल पे साइंस के यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं या आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं या आप स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं या एचटेट किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपसे टीजीटी साइंस यहाँ पे पूछी जाती है, तो ये एनसीईआरटी सीरीज आपको हेल्प करने वाली है। और इस एनसीईआरटी सीरीज का आज मैं आप लोगों के साथ डे 3 यहाँ पे डिस्कस करूंगी। मैंने यहाँ पे आप लोगों की जो टीजीटी साइंस की सीरीज है ये बायो से यहाँ पे स्टार्ट की है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेशन भी आगे आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब देखिए, आज का ये जो डे 3 होने वाला है इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ सेल चैप्टर को यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी। और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनको हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको आज का ये कंटेंट यहाँ पे पसंद आता है तो इससे पहले वाले सेशंस आप जरूर देखिएगा। मैंने आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन में यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, साथ ही साथ जो टीजीटी साइंस की प्लेलिस्ट है उसको यहाँ पे लगा दिया है ताकि आपको इसके आगे आने वाली वीडियो, साथ ही साथ इससे पहले जो वीडियोस हैं वो भी यहाँ पे मिल जाए। अब देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करें कि क्या होता है ये साइटोप्लाज्म, तो अगर हम एक टिपिकल सेल की यहाँ पे बात करें तो एक टिपिकल सेल में जो सेंटर मोस्ट पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं न्यूक्लियस। ये तो हम लोगों को सबको पता है, इसको केंद्रक बोलते हैं। अब ये जो पार्ट होता है इसको आप सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके अलावा ये वाला जो पार्ट होता है इस वाले पार्ट को बोलते हैं आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक तरीके से ये आपका फ्लूइड तरीके का मटेरियल होता है जिसके अंदर कई सारे अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इन सभी चीजों को हम आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि सेल को क्या करते हैं, जो कि सेल को अलाइव रखने का काम करते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के साथ साथ आपके एग्जामिनर एक और टर्म पूछते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो प्रोटोप्लाज्म मैंने आपको पहले ही बताया था। प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड है ये वर्ड आपका किसके लिए यूज किया जाता है, जब आप यहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को साथ में इकट्ठा बोलते हो तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप साइटोप्लाज्म को डिस्कस कर रहे हो तो हमें यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यहाँ पे देखना होगा। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहला आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे ER जिसको आप बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ये बेसिकली क्या है, ये एक तरीके से इस तरीके से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। और ये एक तरीके का क्या बनाते हैं, ये एक तरीके का नेटवर्क यहाँ पे बनाते हैं। और अगर मैं आप लोगों के सामने ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसमें आपके दो यहाँ पे साइड होते हैं, एक यहाँ पे इनर साइड होता है और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइड होता है। अब देखिए, ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसके अंदर वाला पोर्शन है तो इसे बोलेंगे ल्यूमिनल। और देखिए, इसके अलावा जब अगर हम इसको डायग्राम को यहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं तो ये वाला जो बाहर का पोर्शन होता है ये आपका एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट होता है, जो कि किस चीज को टच करेगा, जो कि साइटोप्लाज्म को यहाँ पे टच करेगा। अब क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामिनर ये पूछते हैं कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका फंक्शन क्या है। तो बेसिकली इसके आपके दो टाइप यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये जो आर वर्ड है, ये आर वर्ड किसको डिनोट करता है, ये रफ को डिनोट करता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये आपका राइबोसोम से अटैच होता है। किससे अटैच होता है, राइबोसोम से यहाँ पे अटैच होता है। साथ ही साथ ये किस चीज की सिंथेसिस करता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। आप लोगों से डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस सेल के अंदर कहाँ होती है। तो ऑप्शन में अगर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिले वो भी सही है, आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिले वो भी सही है। इसके अलावा अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये राइबोसोम जो होते हैं इसमें अटैच नहीं होते। सबसे पहले
इसके अलावा ये किस चीज के सिंथेसिस करते हैं, ये यहाँ पे लिपिड की सिंथेसिस यहाँ पे करते हैं। तो आपको ये बेसिक चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एनिमल्स में पाए जाते हैं, यानी कि एनिमल लिपिड्स होते हैं, वो कुछ आपके टॉक्सिक मटेरियल भी यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आप लोगों के मेन फंक्शन होंगे जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे याद भी करने हैं। अब इसके अलावा दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे आपके क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे है हमारा गोल्गी अपार्टस, जो कि नाम किसकी वजह से रखा गया, कैमेलियो गोल्गी की वजह से। ये तो बहुत बेसिक पॉइंट है, ये आपको पता होगा। इसके अलावा अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में एक टर्म है जो कि आपको पता होना चाहिए, सिस्टेनिया। अब ये जो सिस्टेनिया वर्ड है ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है फ्लैट डिस्क लाइक शेप, ये जो इसका एक तरीके से चपटा हुआ डिस्क की तरह शेप है, इसके लिए हम यहाँ पे सिस्टेनिया वर्ड यूज करते हैं। अब ये जो सिस्टेनिया है ये दो तरीके का होता है, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। कॉनकेव किस पार्ट को बोलते हैं, ये वाला जो अंदर वाला इस तरीके का पार्ट है ये आपका हो गया कॉनकेव, और ये जो बाहर का इस तरीके का पार्ट है ये हो गया कॉन्वेक्स। ये तो देख के आप क्लियर कर हो रहे होगा। अब ये जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव है इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या होता है, ये आपका फॉर्मिंग स्टेज होता है, यानी कि चीजें जब आपकी फॉर्म हो रही होती है तो ये आपका फॉर्मिंग फेज में आपका कॉन्वेक्स वाले पार्ट में मटेरियल जाता है, और मेच्योरिंग फेज में जब वो मटेरियल मेच्योर हो रहा होता है तो ये वाला फेज आपका क्या कहलाता है, कॉनकेव कहलाता है। तो ये टर्म आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब आपके एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ लेंगे, D++ में यहाँ पे हम लोगों से इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि सस्टेनिया जो टर्म है ये आपके किस सेल ऑर्गेनल से रिलेट करता है, तो आप मतलब किससे लिंक करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये गोल्गी अपार्टस से रिलेट करता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें जो गोल्गी अपार्टस है इसका फंक्शन क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो ये क्या करता है, ये आपके मटेरियल को पैकिंग में आपकी हेल्प करता है, और मटेरियल को पैकिंग में हेल्प करते हुए ये सबसे पहले फॉर्मिंग फेज में मटेरियल जाते हैं, उसके बाद फॉर्मिंग से ये मैच्योरिंग फेज में मटेरियल जो है ये ट्रांसफर होते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आपके ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं ये आपके सिंथेसाइज होते हैं। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि आप लोगों ने लाइसोसोम के बारे में सुना होगा कि लाइसोसोम जो होते हैं ये एक तरीके का सुसाइडल बैग होता है, यानी कि खुद ही बर्स्ट हो जाता है। तो ये क्या करता है, लाइसोसोम की सिंथेसिस में भी यहाँ पे हम लोगों को हेल्प करता है। तो ये बेसिक इसका मेन पार्ट है। और साथ ही साथ ये जो गोल्गी अपार्टस में ये जो सिस्टेनिया होते हैं ये किससे अटैच होते हैं, ये बेसिकली हमारे अटैच्ड होते हैं किससे, न्यूक्लियस से, मतलब न्यूक्लियस के काफी पास का पार्ट ये माना जाता है। तो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगर आगे देखें तो नेक्स्ट हमारा है लाइसोम। लाइसोम के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, ये आपका माना जाता है इसे सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग क्यों, क्योंकि ये क्या करता है कि सेल के अंदर जितना भी अनवांटेड मटेरियल होता है वो खुद डाइजेस्ट करके ये बर्स्ट हो जाता है। ये कई बारी आप लोगों के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है, ये केवीएस में भी पूछा गया है, ये D++ में भी पूछा गया है, एस्टेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको सबसे पहले याद रखना है। साथ ही साथ ये जो आपका लाइसोम होता है इस ये किस चीज से रिच होता है, ये आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जैसे कि आपके यहाँ पे लाइपोसिस हो गया, प्रोटोसिस हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, इससे ये रिच होता है। अगर मैं पूछूं कि ये जो लाइसोम है ये सिंथेसाइज किससे होता है, तो अभी मैंने बताया कि गोल्गी अपार्टस जो है ये लाइसोम को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं, यहाँ पे मदद करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है हमारा क्या, वैक्यूल। अब वैक्यूल की बात जब आती है तो वैक्यूल होते क्या है, वैक्यूल एग्जैक्टली जो अगर हम प्लांट सेल या एनिमल सेल की बात करें तो ये आपके एक तरीके से एम्प्टी सैक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो लाइसोम होते हैं, जो आपके सुसाइडल बैग होते हैं, ये
प्लांट सेल में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये आपको किस में देखने को मिलेंगे? ये आपको एनिमल सेल में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये पॉइंट भी आप ऐड करिएगा। इसके अलावा जैसे मैं वैक्यूल की बात कर रही थी, वैक्यूल क्या है? एक तरीके का एम्प्टी सैक है, खाली स्पेस है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो प्लांट सेल होता है, ये डिफरेंस भी है प्लांट सेल एनिमल सेल में। प्लांट सेल में ये आपके लार्ज होते हैं और एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं ये आपके स्मॉल होते हैं। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, प्लांट सेल को फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे केस में यहाँ पे वैक्यूल बड़े होते हैं। अगर हम सिंगल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये सिंगल मेम्ब्रेन वैक्यूल जो होता है ये आपका लेयर एक तरीके से टोनोप्लास्ट कहलाता है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ पे होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको यहाँ पे अमीबा में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ फूड वैक्यूल जो है किसके पास होता है? अमीबा के पास। और यहाँ पे प्रोटेस्टा के पास यहाँ पे ये चीज देखने को मिलती है। आई होप इतना कंटेंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं इस सेशन को आगे कंटिन्यू करती हूँ। इस सेशन के आगे का कंटेंट हम डिस्कस करते हैं। अब हम इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसका नाम आप सभी ने सुना होगा। ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है जो कि सेल के अंदर किस नाम से जाना जाता है? इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक का यही है कि आपके एग्जामिनर पूछते हैं डायरेक्ट कि पावर हाउस ऑफ द सेल किस सेल ऑर्गेनल को बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन बोट शेप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको दो अलग अलग मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। एक होती है आपकी इनर मेम्ब्रेन जो कि इस तरीके से दिखती है, जो अंदर वाले साइड में, और ये बाहर आउटर, और एक तरीके से इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में मैट्रिक्स जो है ये आपका प्रेजेंट होता है। अब इसके अलावा आप लोगों से कुछ कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरीके का आपका बीच का इनफोल्डिंग दिख रही होगी आपको। इनफोल्डिंग क्या है? एक तरीके से यहाँ पर जो आपकी इनर वाली मेम्ब्रेन है, अंदर वाली मेम्ब्रेन है, बाहर वाली मेम्ब्रेन तो नॉर्मल आपको दिख रही है, अंदर वाली मेम्ब्रेन में क्या हो गया? इनफोल्डिंग हो गई। क्या हो गई? इनफोल्डिंग हो गई। किसमें? इनर मेम्ब्रेन में। तो ये जो आपका हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके इनर मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग होती है, इसको हम क्रिस्टेरिया के नाम से जानते हैं। तो ये टर्म आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये ऑलरेडी यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया है। अब अगर हम यहाँ पे साइट की बात करें तो ये किस चीज के लिए आपका इंपॉर्टेंट माना जाता है? इसके अलावा एनर्जी इसके अंदर किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है? तो ये आपका एक तरीके से एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, इसका इंपॉर्टेंट साइट माना जाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वे आपकी कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसके अलावा एनर्जी इसमें आपकी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि देखिए पावर हाउस ऑफ सेल है, तो ये एनर्जी हम लोगों को प्रोवाइड करता है, वो भी किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में, जिसे आप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये किस तरीके से डिवाइड होता है? ये फिजन के थ्रू यहाँ पे डिवाइड होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, और इसके अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वे कौन से होते हैं? वे 70S यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन से दो ऐसे सेल ऑर्गेनल है जिनके पास अपना अपना जेनेटिक मटेरियल है? एक है प्लास्टिड और एक है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके जो पर्टिकुलर ये जो शेप है, जिसे हम डबल मेम्ब्रेन बो शेप बोलते हैं, इसे हम सॉसेज शेप के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल की बात करें तो ये है आपका प्लास्टिड। अब प्लास्टिड की खास बात क्या है? जैसे वैक्यूल्स प्लांट सेल में बड़े थे, एनिमल सेल में छोटे थे, वैसे ही ये जो प्लास्टिड है ये एनिमल सेल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको सिर्फ प्लांट सेल में यहाँ पे देखने को मिलेगा। और साथ में ल्यूग्नोइड्स के अंदर आपको यहाँ पे ये जो प्लास्टिड है वो देखने को मिलता है।
जो हमारे प्लास्टिड्स होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है लियोसोप्लास्ट। तो ये बेसिक हमारे 3 तरीके के क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स यहाँ पे हैं। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर आपको क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड्स पिगमेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि आपके किस कलर के होते हैं, जो कि बेसिकली ग्रीन कलर का एक तरीके का पिगमेंट है, जो प्लांट के अंदर किस चीज में मदद कर रहा है, ये आपको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। आपको पता है कि सनलाइट की एनर्जी को यहाँ पे कैप्चर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये कहां से आया, ये आपका क्लोरोप्लास्ट से आया। अब हम अगर क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, एक होता है कैरोटेनॉइड, एक होता है आपके ज़ेंट्रोफिल्स। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसके अंदर बाकी कलर के पिगमेंट होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन कलर, एक्सेप्ट ग्रीन कलर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये जो लियोसोप्लास्ट है ये कैसा होता है, ये आपका कलरलेस होता है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए ये एक कलरलेस पिगमेंट है। अब कलरलेस पिगमेंट है तो इसका काम क्या है, इसमें आपके 3 तरीके के आपके यहाँ पे पिगमेंट पाए जाते हैं, जो कि है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट जो है ये कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे अलायोप्लास्ट, जो कि एक तरीके से क्या है, ये भी एक कलरलेस पिगमेंट है, और ये किस चीज में हेल्प करता है, ये फैटी एसिड जैसे कि फैट यानी कि ऑयल को यहाँ पे हम लोगों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है अलायरोप्लास्ट। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये किस चीज में हेल्प करता है, ये प्रोटीन को यहाँ पे सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। तो बेसिक हम लोगों को पता होना चाहिए कि प्लास्टिड्स कितने टाइप के होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसको हमें डिटेल में देखना है, ये किस तरीके के सेल में पाए जाते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मेसोफिल सेल में पाए जाते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आप लोगों को इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर और उसके पर्टिकुलर जो पार्ट्स हैं उनका फंक्शन मैं आपको स्क्रीन में यहाँ पे डिस्कस करूंगी। और जो सेल ऑर्गेनल मैंने आपके साथ डिस्कस की, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर आपके होते हैं, इनसे रिलेटेड जो आपके अलग अलग एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब मैं आपके साथ यहाँ पे शो कर रही हूँ। मैं उम्मीद करूंगी कि ये जो कंटेंट मैंने आप लोगों के साथ डिलीवर किया ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे टीजीटी साइंस के यहाँ पे पेड नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ, जो कि हैंड रिटन फॉर्म में है, प्लस ये आपके इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें कंप्लीट कंटेंट आपको डिटेल्ड फॉर्म में मिलेगा, जो कि कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड है, जो कि कंप्लीट कैसा है, एनसीईआरटी बेस्ड है, जिसमें आप लोगों को एनसीईआरटी का कंप्लीट कंटेंट जो आपका बेसिक 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का आपका टॉपिक वाइज जो कंटेंट पूछा गया है वो चीज मैंने यहाँ पे समराइज करने की कोशिश की है। अब चाहें तो वो चीज परचेज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए, जिसके लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ पहले तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके स्ट्रक्चर को मैं डिस्कस करती हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो देखिए, अगर हम एक क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस तरीके का दिखने वाला स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको बाहर की साइड ये डबल मेम्ब्रेन यहाँ पे इस तरीके से दिख पाएगी। और ये जो डबल मेम्ब्रेन होता है एक इंडिपेंडेंट रीजन आपका कहलाता है। अब अगर हम यहाँ पे इसके अंदर के मटेरियल्स की यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे ये पार्ट दिखेगा, ये है हमारा सेंट्रल कैविटी। ये क्या है हमारा, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल कैविटी। और ये जो सेंट्रल कैविटी होता है इसको आप किस नाम से जानते हो, इसको आप स्ट्रोमा के नाम से जानते हो। ये जो स्ट्रोमा होता है ये स्पेस होता है एक तरीके से, जो कि इनर मेम्ब्रेन में मतलब अंदर वाली मेम्ब्रेन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद इसके पास कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि करते क्या हैं, जो कि यहाँ पर दो चीज़ की मेन सिंथेसिस करते हैं। ये जो पर्टिकुलर एंजाइम होते हैं ये एक कार्बोहाइड्रेट्स की और साथ ही साथ प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद करते हैं, और साथ ही साथ ये एक तरीके से सूटेबल पीएच यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं ताकि ये इजीली ये काम कर सके। इसके अलावा इनके पास यहाँ पे अपना डीएनए मॉलिक्यूल और साथ ही साथ इनके पास अपना राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको अंदर ये एक फ्लैट डिस्क लाइक शेप देखने को मिलेगी। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम फ्लैट डिस्क यानी कि चपटा एक तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा।
और ऐसे डिस्क लाइक शेप कई सारे अरेंज होते हैं एक के ऊपर एक। तो एक जो फ्लैट डिस्क लाइक शेप है इसको हम क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड यहाँ पे बोलते हैं। और बेसिकली ये करता क्या है, ये यहाँ पे इसके पास यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। इसके पास कौन सा पिगमेंट होता है, इसके पास यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो सिंपल सी बात है कि ये फोटोसिंथेसिस में तो हेल्प करेगा करेगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि कई सारे एक साथ अरेंज होते हैं, तो ये जो थैलेकॉइड्स होते हैं अगर हम इन्हें साथ में बोले तो इन्हें हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इन्हें हम ग्रैनम नाम से जानते हैं। और अगर हम इनके पूरे पाइल्स की बात करें तो इनको हम ग्रैना बोलते हैं। यानी कि पूरा एक साथ अरेंजमेंट हम देखें जो इंटरनल स्पेस में यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो एक साथ यहाँ पे अरेंज होते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम ग्रैनम यहाँ पे बोलते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये जो आपका एक थैलेकॉइड है और ये जो पूरा का पूरा ग्रैनम वाला पार्ट है, ये एक दूसरे से इस तरीके से लिंक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लैमिला के नाम से जानते हैं, जो कि कनेक्ट करने का काम करते हैं, जो कि एक स्टैल्क को कनेक्ट करते हैं, ग्रैना को कनेक्ट करते हैं इनके बीच में, ताकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है अच्छे से हो पाए। तो सिंपल सी बात है कि हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं। अब आप लोगों के एग्जामिनर किस तरीके से पूछेंगे, जैसे अलग अलग यहाँ पे जो आप लोगों के सेल ऑर्गेनल हैं उनके नाम यहाँ पे दे दिया, और ये पूछा कि स्ट्रोमा जो है ये किस चीज़ से लिंक करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट से यहाँ पर लिंक करता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में यहाँ पे पूछे गए हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं इस टॉपिक से। यहाँ पे मैं बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो मैंने अभी आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस किया था उसके अंदर मैंने यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, इसके अलावा यहाँ पे लाइसोसोम, साथ ही साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस किया था। जो आपका ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये आपके लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है। इसके अलावा अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। मैंने कहा था कि ये एग्जामिनर आपके क्वेश्चन पूछते हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब अगला यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे हमें बोल रखा है जो आपकी क्रिस्टिया होता है ये आपकी इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, कौन से सेल ऑर्गेनल की। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था एक सेल ऑर्गेनल जिसको आप किस नाम से जानते हैं, जिसको आप माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से एक बोट शेप स्ट्रक्चर था, और जिसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसकी इन फोल्डिंग इस तरीके से होती है। जो इन फोल्डिंग है इसको हम यहाँ पे सिस्टेरिया के नाम से जानते हैं। तो ये टर्म किससे रिलेट करता है, ये टर्म आपका माइटोकॉन्ड्रिया से यहाँ पे रिलेट करता है, जिसको आप पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हो। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछ रखा है, यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है ये जो टोनोप्लास्ट है एक मेम्ब्रेन जो कि सराउंड करती है कौन से सेल ऑर्गेनल को। तो एक मैंने बताया था एक सिंगल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है। अगर हम वैक्यूल की बात करें तो एक सिंगल मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप यहाँ पे टोनोप्लास्ट बोलते हो। और ये टर्म मैंने किसके साथ डिस्कस किया था, आपका ये टर्म मैंने वैक्यूल्स के साथ, जिसको आप एम्प्टी स्पेस के नाम से जानते हैं, एम्प्टी सैक के नाम से जानते हैं। इसमें आपके यहाँ पे टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन यहाँ पे एक सिंगल मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुसाइडल बैग। और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आ सकता। बट आप लोग अगर यहाँ पे लास्ट ईयर पेपर देखें तो आप लोगों को यहाँ पे पता होगा कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है कि सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं, या फिर इस सेल ऑर्गेनल का नाम लेके इसको किस टर्म से जाना जाता है, कई बार अलग तरीके से इसे पूछा गया है। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।